अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीए, करंट अफेयर्स, मराठी, इंग्लिश, ग्रामर, कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट सिर्फ एक ही वीडियो में कवर हो जाए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम टोटल 25 एमसीक्यूज का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। ये वो सारे एमसीक्यूज हैं जो पूछे गए हैं एग्जाम में या फिर जिनके बहुत ज्यादा चांसेस है आने वाली एग्जाम्स में पूछे जाए, चाहे आप आरआरबी, डीएम या नॉ सेट या कोई और एग्जाम का, जैसे कि एसएससी, सीजीएल या फिर बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु गेव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? सो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दिया था। इसमें दो थ्योरी आती है, एक स्पेशल थ्योरी आती है और एक जनरल थ्योरी आती है। स्पेशल थ्योरी मिली थी 1905 में और जनरल थ्योरी मिली थी 1915 में। सो बेसिकली ये थ्योरी किसके बारे में बताती है? ये एक्सप्लेन करती है स्पेस, टाइम, ग्रेविटी, इन सब टॉपिक को और इनका इंटर रिलेशन क्या है इसके बारे में हमें बताती है। सो शॉर्ट में हम समझे तो टाइम डायलेशन के बारे में ये थ्योरी हमें बताती है कि जो टाइम है ये सबके लिए सेम नहीं रहता है, ये स्पीड के हिसाब से चेंज हो सकता है। ये थ्योरी उस चीज के बारे में एक्सप्लेन करती है। दूसरे ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। न्यूटन, सो न्यूटन ने हमें क्या दिया था? इसने दिया था लॉज ऑफ मोशन दिया था, ठीक है। इसके साथ ही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी हमें न्यूटन ने दिया था, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है गैलीलियो गैलीली, ठीक है। तो ये इन्हें सबसे पहले तो फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस इन्हें कहा जाता है। इन्होंने किसके बारे में बताया, कौन सी थ्योरी दिया? सो वो थ्योरी का नाम है हेलियोसेंट्रिक, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होता है? इन्होंने कहा कि जो अर्थ है ये सन के अराउंड घूमती है। इसके पहले ऐसा माना जाता था कि सन जो है वो अर्थ के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करता है। सो ये थ्योरी इन्होंने दिया। देन नेक्स्ट है केपलर। सो केपलर ने दिया है लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन मतलब नाम से समझ में आ रहा है, प्लैनेट जो है उनका वो कैसे रिवॉल्व करते हैं, कौन सा ऑर्बिट फॉलो होता है, कैसे मोशन करते हैं, उसके बारे में केपलर ने हमें बताया। सेकेंड क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन, ठीक है। सोलर मिशन का मतलब होता है, सोलर मतलब सन, सन मतलब क्या होता है? सूर्य होता है, ठीक है। और आदित्य जो है इसका मतलब भी सूर्य होता है। सो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आदित्य L1। L1 मतलब L का मतलब होता है लैग्रेंज 1, ठीक है। ये एक पोजीशन या लोकेशन होती है सन और अर्थ के बीच में। अब ये जो मिशन है आदित्य L1 ये कब हुआ था? ये 2 सितंबर 2023 में हुआ था। अब ये जो मिशन होते हैं ये क्यों होते हैं? ये जनरली जैसे ये सोलर मिशन है तो सन में जितने भी मतलब सोलर विंड, सोलर स्टॉर्म, ठीक है, ये जो सारी चीजें होती है ना, इसकी स्टडी करने के लिए ये मिशन जो है किए जाते हैं। सेकंड है मंगलयान। नाम से समझ में आ रहा है मंगलयान मतलब मंगल ग्रह पर जाने वाला मिशन होगा। ये हुआ था 2013 में, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रयान। ये भी नाम से समझ में आ रहा है, चंद्र मतलब मून पर जाने का मिशन होगा और ये हुआ था 2019 में, ठीक है। सबको पता है इसके बारे में, मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में काफी डिटेल में बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है गगनयान। हाँ, चंद्रयान जो है इसको लूनार मिशन भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिए। जैसे इसे सोलर मिशन कहा जाता है वैसे इसे लूनार मिशन भी बोल सकते हैं। गगनयान जो है ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है। 2018 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लॉन्च होगा, बट कोविड के चलते नहीं हो पाया, तो इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर इसके होने के चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट बाय एरिया? लार्जेस्ट पूछा है लेकिन कैसे पूछा है? बाय एरिया। अगर एरिया की बात करेंगे तो ये चारों ऑप्शन में से हमारा आंसर रहेगा राजस्थान। राजस्थान जो है ये सबसे बड़ा है अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो। याद करने की ट्रिक है, हम ऐसे याद कर सकते हैं राजा, राजा मतलब किंग, वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए ये क्या है, एरिया के हिसाब से ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। राजस्थान करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पर लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन अगर ऐसा लिखा रहता तो हमारा आंसर उत्तर प्रदेश हुआ रहता, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में, यूपी में। अगर हम कैपिटल की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है इसकी कैपिटल है लखनऊ, ठीक है। राजस्थान जो है इसकी कैपिटल है जयपुर, मध्य प्रदेश इसकी कैपिटल है भोपाल, ठीक है। और महाराष्ट्र इसकी कैपिटल दो है, सभी को पता है, एक है मुंबई और एक है नागपुर, ठीक है। समर के लिए अलग और विंटर के लिए अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस ऑफ बॉडी? ये ऑलमोस्ट सभी को आता ही होगा,
ठीक है। बैलेंस ऑफ बॉडी कौन कंट्रोल करता है? तो चारों ऑप्शन में से हमें पता है सेरिबेलम जो है ये कंट्रोल करेगा। हम नाम से समझ सकते हैं बेलम बैलेंस, ऐसा हम थोड़ा सा इसे रिलेट कर सकते हैं। बेलम मतलब बैलेंस करना। सो बॉडी को अगर हमें बैलेंस करना है, उसका पोस्चर या कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है, कंट्रोल करना है, तो वो सेरिबेलम करेगा। ठीक है। कहाँ लोकेटेड होता है सेरिबेलम? ये देखिए येलो वाला जो पार्ट दिख रहा है ये सेरिबेलम है। इसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है। अगर आपने नाना पाटेकर की मूवी देखा होगा तो उसमें वो कहता है कि यहाँ मत मार, यहाँ छोटा दिमाग होता है, आदमी मर भी सकता है। तो यही वो चीज है। ठीक है। नेक्स्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम या डायग्राम में आप देख सकते हैं जो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है वो सेरिब्रम कहलाता है और इसका मेन फंक्शन होता है वो सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जो थिंकिंग से रिलेटेड है, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है या फिर वॉलेंटरी एक्शंस जो हमारे, वो सारा ये कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट है मेडुला। ब्रेन स्टेम जो है इसे ही मेडुला कहा जाता है। ठीक है। अब ये इसका लोकेशन तो पता चल गया। मेडुला का मेन काम होता है जितने भी हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, वो सारा मेडुला कंट्रोल करता है। जैसे कि हार्ट बीट हो गया या फिर ब्रीदिंग हो गया, बीपी हो गया, स्वेलोइंग हो गया, ये सारे एक्टिविटीज ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। देन लास्ट है हाइपोथैलेमस। यहाँ कहीं होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है। हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन होता है सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है जो हंगर से रिलेटेड है, थर्स्ट से रिलेटेड है या फिर टेम्परेचर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज। प्योर वाटर का है, इसका पीएच मतलब पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन जो उसका पावर बताना है हमें। ठीक है। सो एक पीएच स्केल होती है। ठीक है। 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ सेंटर में 7 होता है और यहाँ पर 14 होता है। ठीक है। अब जो 7 है ये है न्यूट्रल कहलाता है। ठीक है। जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे उतना एसिडिक होते जाएगा और जैसे जैसे हम राइट साइड में जाते जाएंगे उतना बेसिक नेचर का मतलब अल्कलाइन होते जाएगा। ठीक है। मतलब जितना इधर आएगा वैल्यू या रीडिंग तो वो उतना एसिडिक नेचर का होगा और जितना राइट साइड में होगा उतना अल्कलाइन या फिर बेसिक नेचर का होगा। तो हमें पूछा है प्योर वाटर, और प्योर वाटर जो है प्योर कहा है इसलिए ये न्यूट्रल होता है और जिसका वैल्यू जो है रीडिंग जो है वो 7 रहेगा। जैसे 5 और 6 जो है ये क्या है एसिडिक में आएंगे और जो 8 है वो 7 से ग्रेटर है इसलिए वो बेसिक नेचर में मतलब अल्कलाइन में आएगा। अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स अर्थक्वेक इंटेंसिटी। सो अर्थक्वेक मतलब भूकंप होता है। ठीक है। उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको मेजर करने के लिए इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो काम में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेस्मोग्राफ जो है। सेस्मो का मतलब होता है शेक, इस तरह से याद रखिए आप। ठीक है। सेस्मो मतलब क्या होता है? शेक, मतलब हिलना डुलना। ठीक है। और अर्थक्वेक में क्या होता है? भूकंप में ही चीजें हिलती डुलती है और गिर जाती है। ठीक है। भूकंप आता है उस समय तो उसको सेस्मोग्राफ जो है उससे मेजर किया जाता है। बैरोमीटर हम सभी को पता है ये प्रेशर मेजर करने के लिए होता है। ठीक है। देन थर्मामीटर ये बहुत ही सिंपल है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। फिर एनीमोमीटर जो है ये विंड स्पीड जो है, ठीक है, हवा की गति जो है वो मेजर करने के लिए होता है। रेलवे का एग्जाम हो और रेल के ऊपर कोई क्वेश्चन ना है ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ इंडियन रेलवेज वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर। नेशनलाइज का मतलब होता है कि अब से रेलवे जो है वो प्राइवेट कंपनी जो है वो रन नहीं करेगी, टोटल कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। तो ये कब नेशनलाइज हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1951। ठीक है। 1952 को जो इंडियन रेलवे है ये टोटल 19 जोन में मतलब अलग अलग जोन्स बने थे। अब देखा जाए तो टोटल 19 जोन्स हमारे यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है। 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, ये इंप्लीमेंट हुआ था। देन इसके बाद 1947 जो है आजादी हमें मिली थी, फ्रीडम मिला था, इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं इस साल। ठीक है। सो अगला सवाल है वंदे भारत एक्सप्रेस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय। सो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है किसने मैन्युफैक्चर किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आईसीएफ चेन्नई। आईसीएफ का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई में है। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक है। देन इसके बाद इसी ने क्या किया था, सबसे पहली हाई स्पीड सेमी ट्रेन जो है वंदे भारत ये मैन्युफैक्चर किया था सबसे पहले हाल। ठीक है। एचएएल ये क्या है? हिंदुस्तान, ये करेक्ट आंसर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये जितनी भी एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जितनी भी इक्विपमेंट है वो सारी ये मैन्युफैक्चर करता है। देन डीआरडीओ ये जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफेंस से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट या
टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उसका रिसर्च या डेवलपमेंट का काम डीआरडीओ करता है। ठीक है, देन फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा भेल, ठीक है, भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है, चाहे ट्रांसफार्मर हो या फिर टर्बाइन हो, वो सारी चीजें यहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है मैन्युफैक्चर्ड, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। एग्जाम में अक्सर इंग्लिश ग्रामर में सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पूछते हैं। जैसे देखिए यहाँ सिनोनिम्स ऑफ मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है अटेंटिव, जो बहुत ध्यान देता है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा केयरफुल, जो अटेंटिव है, बहुत ध्यान देता है। केयरलेस मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, अटेंटिव नहीं है वो। एंग्री, गुस्सा, इससे कोई रिलेट नहीं करता। फास्ट स्पीड, ये भी कोई रिलेट नहीं करता। सो करेक्ट आंसर रहेगा केयरफुल, मेटिकुलस मतलब। इंग्लिश ग्रामर पर भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो रहते तो बहुत इजी है बट बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं, नहीं बन पाते हमसे। जैसे कि यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, ही सीनियर डैश मी लिखा है। ठीक है, अब देखने में ऐसा लगेगा ही सीनियर देन मी, ऐसा भी आ सकता है, बट इसका करेक्ट आंसर है ही सीनियर टू मी आएगा। ठीक है, ये इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। जब कभी सेंटेंस में सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर इस तरह के वर्ड्स अगर दिखेंगे तब हमें टू लगाना पड़ेगा। लेकिन जब कभी हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है, बिगर है, टॉलर है, तब हम देन का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसके हिसाब से टू करेक्ट आएगा, देन नहीं हो पाएगा। फ्रॉम जो है जगह के लिए, यहाँ से वहां फ्रॉम ऐसा बताते हैं हम, उस वक्त हम यूज करते हैं। विथ मतलब टुगेदरनेस के लिए जब हमें बताना रहा तब करते हैं। तो यहाँ दोनों का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। सो बेस्ट या करेक्ट आंसर रहेगा टू, ही इज सीनियर टू मी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु कैनॉट रीड और राइट, जो कैनॉट बोला है इस चीज को ध्यान दीजिए। ठीक है, जो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, उसे हम क्या बोलेंगे? लिटरेट नहीं बोल सकते। लिटरेट का मतलब जो पढ़ सकता है, लिख सकता है। ठीक है, उसको लिटरेट हम बोलेंगे। स्कॉलर मतलब जो क्या है, विद्वान है, जीनियस है, इंटेलिजेंट है, उसको बोलेंगे हम, पढ़ा लिखा है बहुत। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इलिटरेट, इलिटरेट का मतलब ये होता है कैनॉट रीड और राइट, मतलब जो पढ़ भी नहीं सकता, लिख भी नहीं सकता। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इलिटरेट। ठीक है, जहां कहीं भी क्वेश्चन में इल आ गया तो समझ जाना कि वो नॉट से रिलेटेड है। देन एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन, एवढा लाडू खाऊन टाक। आता हे मराठी ग्रामरचा प्रश्न आहे। 4 शब्द या वाक्यामध्ये दिलेले आहेत आणि विचारला आहे अधोरेखित शब्द अनुक्रमे आहेत, म्हणजे शब्दांची जात काय आहे ते आम्हाला ओळखायचं आहे। इथे विशेषण, नाम, धातू साधित, मुख्य क्रियापद म्हणजे 4 असे शब्दांची जाती दिलेली आहे। ठीक आहे, तर पहिला शब्द जे आहे ते एवढा। एवढा म्हणजे काय असतो? विशेषण। ठीक आहे, ते कर्ता नाही आहे, नाम पण नाही आहे, सर्वनाम पण नाही आहे। ठीक आहे, एवढा म्हणजे तो दर्शवतो की किती मोठा आहे, लहान आहे, मोठा आहे, म्हणून विशेषण आहे तो। त्यानंतर लाडू, लाडू काय आहे? नाम आहे। खाऊन, खाऊन धातू साधित शब्द आहे। धातू साधित शब्द म्हणजे काय? खा हा मुख्य क्रिया आहे, आणखी मुख्य क्रियाला काही पण प्रत्यय जोडून आला, ठीक आहे, काही पण प्रत्यय जोडले जाते, त्याला धातू साधित असे म्हणतात। टाक, टाक काय आहे? मुख्य क्रियापद आहे, म्हणून आमचं अचूक उत्तर आहे ऑप्शन 1। मराठीत काही प्रश्न सोपे असतात पण कित्येकदा तेही आपल्याला जमत नाही। पहा, योग्य जोडा जुळवा। आज्ञार्थी, आता आम्हाला ओळखायचं आहे की या वाक्यामधून कोणते वाक्य आज्ञार्थी वाक्य आहे। आज्ञार्थी म्हणजे असे वाक्य ज्या वाक्यात आपल्याला आदेश किंवा आज्ञा दिली जाते असं समजते। तर या वाक्यामध्ये सेकंड नंबर जे आहे, दुसरा, मुलांनो चांगला अभ्यास करा, याच्यावरून आम्हाला कळते की आज्ञा दिली जात आहे, आदेश दिला जात आहे, म्हणून अ च्या जागी मी इथे 2 लिहितो। अ 2 कुठे कुठे आहे? 3 ऑप्शन मध्ये आहे, चौथ्यामध्ये नाही आहे, म्हणून हे कट केले जाते। मग विद्यार्थी आणि संकेतार्थी, याला 2 मिनिटं थांबा, आपण हे पाहूया। उद्गारार्थी, उद्गारार्थी म्हणजे उद्गारवाचक किंवा आश्चर्यवाचक काही असं तरी, उद्गारवाचक काहीतरी घडत आहे किंवा दिसत आहे, त्याला उद्गारवाचक किंवा उद्गारार्थी वाक्य असे म्हणतात। ठीक आहे, या वाक्याला ओळखासाठी हे चिन्ह जे आहे हे वापरले जाते, उद्गारार्थी चिन्ह। ठीक आहे, अब केवढी प्रचंड आग ही, म्हणजे ड चं उत्तर आहे 3। ड चं उत्तर 3 कुठे आहे? फक्त पहिला ऑप्शन जे आहे त्याच्यामध्ये आहे, म्हणून आपला करेक्ट आन्सर किंवा उत्तर ऑप्शन 1 आहे।
ठीक आहे, हे ऑप्शन नाही आहे. आता हे पाहूया. संकेतार्थी. संकेतार्थी म्हणजे ते वाक्य ज्याच्यामध्ये आपल्याला अट किंवा शर्त असे दर्शवते. तर हे वाक्य जे आहे, पाऊस पडला तर जे आहे हे अटदर्शक शब्द आहे. पाऊस पडला तर हवेत गारवा आला असता, संकेतार्थी म्हणतात त्याला. हे चौथा आहे. देन विद्यार्थी. विद्यार्थी आणि विधानार्थी हे दोन वेगवेगळे शब्द आहेत. विद्यार्थी म्हणजे असे वाक्य ज्याच्यामध्ये इच्छा दर्शवते, त्याला विद्यार्थी वाक्य असे म्हणतात. इच्छा दर्शवते म्हणजे मुलांनी वडिलांची आज्ञा पाळावी. तर हे जे आहे वन, हे ब मध्ये येईल विद्यार्थी. हे खूप लक्षात ठेवा मुलांनो. विद्यार्थी म्हणजे विधानार्थक वाक्य नाही आहे. विद्यार्थी म्हणजे जे असे वाक्य ज्याच्यामध्ये इच्छा दर्शवते, त्याला विद्यार्थी वाक्य असे म्हणतात. तर मराठीत विलोम म्हणजेच विरुद्धार्थी शब्द. नम्रता या शब्दाचा विरुद्धार्थी म्हणजे विलोम कोणता? 4 ऑप्शन आहेत आमच्याकडे. नम्रता म्हणजे विनम्रता किंवा साधेपणा किंवा आदराने वागणे. ऑप्शन पाहूया. मृदुता. मृदुता म्हणजे सौम्यता, कोमलता, हे साधर्म्यवाचक शब्द आहे. सहृदयता. सहृदयता म्हणजे कोमलता किंवा दयाळूपणा, करुणा. तर हे पण ऑप्शन आमचं उत्तर नाही आहे. देन उर्मटपणा. उर्मटपणा म्हणजे उद्धट आहे जे. तर उद्धटपणा म्हणजे उर्मटपणा, आणि ते विनम्रता जे आहे त्याचा विरुद्धार्थी शब्द आहे, म्हणून हेच आमचं अचूक उत्तर आहे. देन लास्ट ऑप्शन आहे मलिनता. मलिनता म्हणजे घाणेरडेपणा, अशुद्धता. तर हे पण आपलं आन्सर नाही होणार. तर नम्रता करेक्ट विरुद्धार्थी शब्द आहे उर्मटपना. कंप्यूटर में हर एक एप्लीकेशन का या हर एक फाइल का एक डोमेन नेम होता है, जिससे पता चलता है कि वो किस टाइप की, किस फॉर्मेट की फाइल है. जैसे देखिए यहाँ पर विच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर इमेजेस. इमेजेस जो है उसे स्टोर करने के लिए एक डोमेन नेम दिया जाता है. तो वो डोमेन नेम कौन सा होता है? सो इमेजेस के लिए करेक्ट आंसर होगा .jpg. ठीक है. अब पीपीटीएक्स जो है ये पावर पॉइंट के लिए यूज होता है, ये आंसर नहीं हो सकता. एक्सएलएस जो एक्सेल शीट होती है उसके लिए होता है, ये भी नहीं हो सकता. डॉक जो है वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा. तो इमेज के लिए होगा जेपीजी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा. कंप्यूटर में समय के हिसाब से और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से कई सारी चेंजेस हुए. तो वो समय समय पर जो चेंजेस हुए उसको जनरेशन कहा जाता है. तो टोटल 1 to 5 जनरेशन है. अब उन जनरेशन्स में किस चीज का यूज किया जाता था, ये लर्न करने की एक बहुत ही आसान और मजेदार ट्रिक है. देखिए यहां ठीक है. देखिए, सो इसे लर्न करने के लिए एक निमोनिक है हमारे पास, वेरी टॉल इंटेलिजेंट मैन अमिताभ. ये लर्न करना बहुत ही आसान है. सो वेरी का वी जो है उससे वैक्यूम होगा, मतलब फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम का यूज हुआ था. सेकेंड जनरेशन जो है टॉल, टॉल मतलब टी, ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ था. इंटेलिजेंट का आई जो है उससे आईसी होगा, मतलब इंटीग्रेटेड जो चिप होती है उसका यूज हुआ था थर्ड जनरेशन में. देन फोर्थ जनरेशन में मैन मतलब माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था. देन अमिताभ का जो ए है उससे ए आई, मतलब जो प्रेजेंट जनरेशन है ए आई, इसका यूज हुआ है. तो इस तरह से पांचों जनरेशन जो है इस जो स्लोगन कहो या निमोनिक कहो, इससे हम याद कर सकते हैं वेरी टॉल इंटेलिजेंट मैन अमिताभ. तो इससे हमें ये सारी जनरेशन जो है कंप्यूटर की लर्न हो जाएगी. एसएसडी के आने से हमारे लैपटॉप्स और कंप्यूटर बहुत फास्ट हो गए. सो क्या मतलब है इसका और क्या फुल फॉर्म है? सो एसएसडी स्टैंड्स फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर है सॉलिड स्टेट ड्राइव. ये इसका करेक्ट आंसर है. बाकी जो इररिलेवेंट या ऐसे ही कोई भी मिसगाइड करने के लिए टर्म्स यहाँ पर दे दी है, तो इसका सही आंसर है सॉलिड स्टेट ड्राइव. ठीक है, इसके बारे में समझते हैं. एचडीडी में रोटेटिंग डिस्क होती है जो स्टोर करने के लिए समय बहुत ज्यादा लगता है और स्लो भी होती है इसके कंपेयर में. और एसएसडी जो है ये नॉन वोलेटाइल है, फ्लैश मेमोरी यूज करती है, इसलिए ये फास्ट होती है और इसमें कोई नॉइज वगैरह भी नहीं होता है और ये बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती है, पोर्टेबल भी हो सकती है. कंप्यूटर में लगाने से हमारा कंप्यूटर जो है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है एसएसडी से. रीजनिंग में एग्जाम में इस तरह के भी सवाल आते हैं जहां पर आपको टाइम दिया रहेगा और बोलेगा कि मिनट हैंड और आवर हैंड जो है इन दोनों के बीच का एंगल पता कीजिए करके. जैसे देखिए यहाँ पर क्लॉक एंगल एट 7:20, तो इसका मतलब घड़ी में 7:20 हुए. तो 7:20 का मतलब है एक कांटा जो है ये यहाँ पर रहेगा.
ठीक है, 7 से थोड़ा सा आगे रहेगा। और दूसरा कांटा कहां पर बोला है 20 मिनट, 20 मिनट मतलब यहाँ 4 पर रहेगा। ठीक है, सो आर हैंड जो है यहां पर है और ये मिनट हैंड है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इस हिसाब से देखिए, हम ऐसे डायरेक्ट तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हाँ हम अंदाज जरूर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये यहां से लेकर यहां तक जो है ये 30 डिग्री होता है, तो ये 30, ये 30 और ये 30, इसका मतलब हमारा आंसर 90 डिग्री से ज्यादा होगा। और 90 डिग्री सारे ऑप्शन जो है 90 डिग्री से ज्यादा है, तो हम डायरेक्ट ऐसे करके नहीं जा सकते। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, जब कभी हमें एंगल फाइंड करना है तो एब्सोल्यूट का साइन लेंगे 30r माइनस 11/2 मिनट, ऐसा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 30r कितना है, ठीक है, तो 7 है r माइनस 11/2 इंटू मिनट कितना है 20 है, तो यहाँ 20 ऐसा लिख लीजिए एब्सोल्यूट का साइन। देखिए यहाँ 7 3 जा 21 मतलब 210 होगा, माइनस 2 1 जा 2 10 जा होगा, मतलब ये आएगा 110 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 100 आंसर आएगा। ठीक है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 100। ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन ए 100। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के अक्सर सवाल पूछे जाते हैं जिसमें हमें लॉजिक ढूंढना होता है। अगर यहां पर देखिए 6@4 इज इक्वल टू 52 दिया है, मतलब हमें ये 6@4 से 52 कैसे बना, ये लॉजिक अगर हमें मिल गया और सेम लॉजिक अगर यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, देन वही लॉजिक हम यहाँ फॉलो करके आंसर पता कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि एट द रेट की जगह पर कौन सा सिंबल आएगा या क्या कैलकुलेशन होगा। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूं, मान लीजिए 6 4 जा 24 होता है और उसका डबल करता हूं, तो क्या हमें 52 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हमें कुछ और चेंज करना पड़ेगा, इनको माइनस करके आ रहा है क्या या स्क्वायर करके आ रहा है क्या, ऐसा कुछ ना कुछ अलग अलग कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कि इससे हमें ये नंबर कैसे मिलेगा। तो देखिए यहाँ 6 लिखा है, तो इसे थोड़ी देर के लिए हम 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करते हैं, तो क्या हमें मिल रहा है क्या 52। 6 स्क्वायर का मतलब होता है 36 और 4 स्क्वायर मतलब होता है 16, ये दोनों को ऐड करने से हाँ 52 हमें मिल रहा है। क्या सेम लॉजिक यहां पर भी फॉलो हो रहा है कि ये चेक करेंगे, अगर सेम लॉजिक फॉलो हुआ देन इसका आंसर हमें मिल जाएगा, अदरवाइज हमें कुछ और लॉजिक हमें ढूंढना पड़ेगा। तो यहां पर इसके हिसाब से 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों नंबर्स का स्क्वायर और एडिशन करना पड़ेगा। 7 स्क्वायर मतलब 49 होता है और 3 स्क्वायर मतलब 9 होता है, दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 58। हाँ, तो इसका मतलब यही लॉजिक, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम यहां पर वो अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर 64 होता है, 2 स्क्वायर मतलब 4, और ये दोनों प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 68। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। प्रॉफिट एंड लॉस के वो सवाल जिसमें दुकानदार डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट अर्न करता है, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, A shopkeeper allows 20% discount and still makes 20% profit, मतलब 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का उससे प्रॉफिट होता है। मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्क प्राइस कितना रखा गया है ये हमें पता करना है। तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट है वो समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये सवाल इस तरह के आसानी से कर पाओगे। देखिए, सो बेसिकली 3 चीजें होती है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब अगर कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट परसेंट ऐड करते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा, और मार्क प्राइस जो रहती है मतलब किसी भी वस्तु पर जो अंकित या प्रिंटेड प्राइस जो रहता है उसमें अगर हम डिस्काउंट देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा। कॉस्ट प्राइस में मार्कअप प्लस करेंगे तो हमें एमपी मिलेगा। ठीक है, अब इस तरह के सवालों को जनरली इस क्वेश्चन से सॉल्व करना बहुत आसान होता है। देखिए यहाँ कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता तो हम क्या कर लेते हैं, 100 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मार्क प्राइस हमें नहीं पता, इस क्वेश्चन के हिसाब से मार्क प्राइस क्या रहनी चाहिए नहीं पता, तो एक्स ले लेते हैं। ठीक है, और ये 100 माइनस कितना करना है, डी। डी मतलब क्या है, डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट दिया है, 20% ही दिया है, और यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट ये कितना दिया है, 20% दिया है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 80 अपॉन 120। तो देखिए फाइनली जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा और ये 4 3 जा आ जाएगा,
और ये यहाँ पर 300 आ जाएगा, अपॉन में 2 चले जाएगा, मतलब 300 अपॉन क्या आ जाएगा 2, दैट इज कितना आएगा 150 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो 150 में हमें पूछा है कि अबव द कॉस्ट प्राइस पूछा है, ये वर्ड ध्यान दीजिए आप। सो 150 ऑप्शन में नहीं ये बोलकर गलत आया ऐसा मत समझिए, अबव बोला है इसलिए कॉस्ट प्राइस जो है हमेशा 100% रहता है, अबव पूछा है इसलिए 50% ज्यादा है, तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन सी रहेगा 50%। ट्रेन वाले वो सवाल जिसमें एक ट्रेन और एक दूसरा कोई मूविंग ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में, कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये एक ट्रेन है और ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इस केस में मूविंग है, मतलब दोनों भी मूव कर रहे हैं, तो दोनों भी अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड जो है दोनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन मान लीजिए ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में ऐसा जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड को हम माइनस करेंगे। बस इतना ही हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखिए यहां पर अब अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अनदर ट्रेन इन 250 मीटर लॉन्ग, तो सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए स्पीड हमारे पास किसकी गिवन है, फर्स्ट ट्रेन जो है उसकी स्पीड हमें पता है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो सेकंड ट्रेन है उसकी स्पीड नहीं पता, उसको x ले लेते हैं, तो स्पीड की जगह पर हम लिख लेते हैं x प्लस 54, मतलब पहली ट्रेन जो है उसकी स्पीड है 54, सेकंड वाली की स्पीड हमें नहीं पता तो हमने x कंसिडर कर लिया। देन डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस दोनों ने ट्रैवल करा, तो दोनों का लेंथ जितना है उतना हम ऐड कर लेंगे, 150 प्लस कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, अपॉन कितना टाइम लगा क्रॉस करने के लिए, 10 सेकेंड लगे। तो देखिए यहाँ पर यहाँ टोटल हो जाएगा 400, ठीक है, 250 300 और ये 400 हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमारे पास क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड गिवन था, देखिए ये मीटर में है और ये सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में हमें जाना है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, इसलिए 18/5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बड़ी यूनिट में जा रही है इसलिए बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे, तो इसे कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 8 जा 40 हो जाएगा, और 18 इंटू 8, ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64, 4 आ जाएगा 6, 8 1 जा 8 और ये 14 144 आ जाएगा। अब यही 54 जो है ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 144 में से 54 हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 90, सो 90 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सिंपल इंटरेस्ट के एग्जाम में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं जिसमें एक अमाउंट है जो इतने साल में डबल हो गया, तो अगर 4 टाइम्स या 8 टाइम्स कितने साल में होगा, इस तरह का पूछा जाता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा कि हम जो प्रिंसिपल है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो मान लीजिए 100 है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से सम ऑफ मेनी डबल्स, मतलब ये प्रिंसिपल अगर 100 है तो ये अमाउंट बन गया, मतलब ये डबल हो गया बोला है। कितने साल में डबल हो गया है बोला, 5 साल में, मतलब ये कितना हो गया, यहाँ पर 100 रुपए क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, कितने साल में हुआ, मतलब ये 100 रुपीज जो है ये प्लस हुआ, कितने में हुआ, 5 ईयर्स में हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम्स 4 टाइम्स, मतलब यही जो अमाउंट है, ठीक है, 100 रुपए, ये क्या होगा बोला है, ये जो 100 रुपए का जो अमाउंट है ये कितना होना चाहिए बोला, 400 कब होगा, 4 टाइम्स का है ना। ठीक है, 4 टाइम्स बोला इसलिए 400, तो 4 टाइम्स कब होगा, जब सिंपल इंटरेस्ट में कितना आ जाएगा, 300 ऐड हो जाएगा तब ये होगा। तो देखिए यहाँ पे 100 से हमें 300 बनाना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 100 से 300 बनाने के लिए हमको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो हमें ईयर्स पता चल जाएगा, 15 ईयर्स। सबसे सिंपल और आसान तरीका है इस तरह से हमें ईयर्स फाइंड करने का, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 15 ईयर्स। इस तरह के सवालों को वेन डायग्राम से अगर सॉल्व करें तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। जैसे देखिए, इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स, सो टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं, 60 पास इन मैथ्स। ठीक है, तो 60 स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स में पास हो गए, 60 जो है ये मैथ्स में यहाँ लिख लेता हूं। ठीक है, देन 50 पास इन इंग्लिश, तो 50 स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में पास हो चुके हैं। ठीक है, 30 पास इन बोथ, तो ये जो 30 है ये दोनों में मिला हुआ लग रहा है ना, इसलिए ये बोथ आ जाएगा। ठीक है,
तो 30 स्टूडेंट ऐसे जो दोनों में पास हुए। हाउ मेनी फेल्ड बोथ, तो ऐसे कितने स्टूडेंट है जो दोनों में फेल हुए। तो देखिए पहले इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। यहां देखिए टोटल 60 स्टूडेंट जो है जो मैथ्स में पास हुए, तो ये जो 60 है इसमें से कुछ ऐसे भी तो स्टूडेंट है जो इंग्लिश में पास हुए। तो अगर मुझे ये पता करना है कि ओनली मैथ्स में कितने स्टूडेंट पास हुए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 60 में से 30 माइनस करना पड़ेगा, तो आएगा मेरे पास 30 और ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए भी सेम हम वैसा करेंगे। इंग्लिश में जो 50 लोग हैं जो पास हुए हैं, तो 50 में से 30 जो है वो दोनों में पास हुए हैं। तो सिर्फ इंग्लिश में, मतलब ओनली इंग्लिश वाला अगर कॉन्सेप्ट है तो कितने लोग आएगा, तो 50 में से क्या करना पड़ेगा, ये जो बोथ वाले ये माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 20। ठीक है, अब इसका मतलब ये है सिर्फ मैथ्स में पास होने वाले 30 है, सिर्फ इंग्लिश में पास होने वाले 20 है, दोनों में पास होने वाले 30 है। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट थे, तो टोटल हमारे पास 80 थे। ठीक है, इसमें से सिर्फ मैथ्स में पास होने वाले 30 है, सिर्फ इंग्लिश में पास होने वाले 20 है। ठीक है, और दोनों में पास होने वाले 30 है। तो इससे हमको पता चल जाएगा टोटल में से ये पास होने वाले जो स्टूडेंट है ये माइनस कर देंगे हम, तो जो फेल हो गए वो हमें पता चल जाएगा। तो 80 माइनस क्या करेंगे, सबको ऐड कर देते हैं तो 80 आएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 0। और यही हमारा ऑप्शन डी जो है ये आंसर होगा। ठीक है, इसे एक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसे इस तरह से लिखा जाता है n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो इस फॉर्मूले से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट आप कॉन्सेप्ट समझिए, इतना फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड ऑड वन आउट, ये सवाल न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। नंबर्स देखकर हमें समझ में आ रहा है कि ये किसी न किसी के स्क्वायर है। जैसे 64 जो है ये 8 का स्क्वायर है, 125 जो है ये 5 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, और 256 जो है ये 16 का स्क्वायर है। तो हमको समझ में आ गया नंबर देखकर। अब हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। तो हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो 64 है 8 का स्क्वायर है, इसके साथ ही 4 का क्यूब भी है। जैसे ही हम ये पता कर लेते हैं तो हमें लॉजिक पता चल जाता है कि ये तीनों नंबर स्टार्टिंग के जो है ये क्यूब वाले है, सिर्फ जो लास्ट वाला नंबर है ये स्क्वायर वाला है, इसलिए हमारा यही आंसर होगा, क्योंकि हमें ऑड वन आउट फाइंड करना था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 256। इंग्लिश में जो पंक्चुएशन मार्क होता है लगभग हमें से सभी को पता ही है, पर क्या एग्जाम में आ जाए तो हमसे बन पाएगा वो क्वेश्चन। देखिए Which punctuation mark is used in this box? तो ये बॉक्स दिया है यहाँ पर, ये सेंटेंस में इस बॉक्स के प्लेस पर इनमें से कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा ये हमें बताना है। सो सेंटेंस पढ़ लेते एक बार, आई हैव अ बिग प्रेजेंटेशन टुमारो, फिर यहाँ बॉक्स दिया है, कौन सा पंक्चुएशन आएगा वो बताना है। आई नीड टू प्रिपेयर माई नोट्स टुनाइट। ठीक है, दो सेंटेंस यहाँ पर दिए है। अब देखिए फुल स्टॉप हम तब यूज करते हैं जब सेंटेंस जो है पूरी तरह खत्म हो गया, स्टॉप हो गया है, तब हम करेंगे, बट यहाँ ये इसका अप्रोप्रिएट यूज नहीं है। देन कॉमा तब यूज करते हैं जब स्मॉल पॉज हमें देना है सेंटेंस में, तो यहाँ पर हमें स्मॉल पॉज नहीं देना है, इसलिए ये भी नहीं करेंगे हम। कोलन का यूज तब किया जाता है जब हमें उसके बारे में कुछ डिटेल्स लिखना है, या उसके बारे में कुछ ऐसा लिस्ट हमें प्रोवाइडेड है वो हमें बताना है, तब हम कोलन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका भी यहाँ पर नहीं करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सेमीकोलन। ठीक है, सेमीकोलन मतलब एक डॉट और ऐसा कॉमा दिया जाता है, उसे हम सेमीकोलन कहते हैं। तो सेमीकोलन यहाँ क्यों लगेगा, तो जब कभी सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं और इसके साथ ही दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन हमें कोई यूज नहीं करते हैं, किसी भी तरह का बट या फिर कुछ और, सो कुछ भी ऐसा कंजक्शन जो है दैट कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, तब हम सेमीकोलन ऐसा लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर इस बॉक्स में सेमीकोलन आएगा। थैंक यू।